This conference will now be recorded. हमने कल फंड अकाउंटिंग के प्रेजेंट करने के दो मेथड पढ़े थे। एक डेफरल मेथड पढ़ा था और एक फंड रिस्ट्रिक्टेड मेथड पढ़ा। एक डेफरल मेथड पढ़ा था और एक फंड रिस्ट्रिक्टेड मेथड पढ़ा था। डेफरल मेथड में हमने कहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनाते वक्त जर्नल फंड की इनकम एंड एक्सपेंडिचर की चीजें आ जाती हैं, बाकी फंड की चीजें डायरेक्टली फंड में प्लस माइनस या डेबिट एंड क्रेडिट हो जाती। और फंड रिस्ट्रिक्टेड मेथड में हमने पढ़ा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ही हम हर फंड का अलग कॉलम बना लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ही हम हर फंड का अलग से अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है जनाब। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें, ये कल थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि लिखा हुआ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू पीएससी अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कि हमारे पास एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, टोटल फंड एज ऑन 1 जुलाई 2003, ये आपको टोटल फंड दे दिया। ठीक है जनाब। अगर मैं पहले सिर्फ इसको डिस्कस करूं, जो ये फंड की बात बताई गई है, तो नीचे जरा ट्रांजैक्शन नंबर 1 में देखें, इसकी डिटेल बताई गई है। द कंपोजिशन ऑफ फंड बैलेंस इज एज फॉलो: फंड फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट, external imposed stipulation that resources contributed be maintained permanently। मतलब जो फंड आपको दिया जा रहा है आपने उसको खर्च नहीं करना, आपने उसको अपने पास परमानेंट मेंटेन रखना है। हाँ, उसके ऊपर आने वाली जो इन्वेस्टमेंट इनकम होगी, जो इंटरेस्ट इनकम होगी, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ओके होगी बात। तो ये 50 मिलियन हमारा एंडोमेंट फंड है, याद है ना, 50 मिलियन हमारा एंडोमेंट फंड है। फिर वो कहते हैं फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर, एक्सटर्नली इम्पोज स्टिपुलेशन फॉर अ स्पेसिफिक यूज ऑफ सोर्स। ये एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन वाला फंड हो गया। फिर फंड फॉर एक्वायरिंग फॉर फ्रेंचाइज इन अ पॉपुलर लीग, इंटरनली इम्पोज स्टिपुलेशन, ये इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड फंड हो गया। और टोटल हमारे पास है, बाकी है अदर देन, मतलब जनरल फंड। तो इस तरह उसने 1715 की सेग्रीगेशन हमें बता दी कि कौन सा फंड क्या है। डन। एक बात मैंने आपसे कल डिस्कस की थी, आपको याद होगा कि अगर आपके पास एक रिस्ट्रिक्टेड फंड है, एक्सटर्नल या हो इंटरनल, इसके अलावा वो एक आपने कॉलम में लिख दिया, इसके अलावा कोई और फंड आपको लगता है कि वो भी एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड है लेकिन वो पहले नहीं पड़ा हुआ, ड्यूरिंग द ईयर उसने क्रिएट किया, तो आपने उसी सेम एक्सटर्नल फंड के नीचे ऐड नहीं कर देना। क्योंकि जैसे इस सवाल के अंदर मैं आपको बताऊं कि लिखा हुआ है जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर, तो जिम और ट्रेनिंग सेंटर के लिए जो पैसा आपको आएगा वो इस कॉलम में आएगा। इसके अलावा कोई ऐसा फंड, स्पेसिफाइड फंड आपको लगे कि ये भी स्पेसिफिक फंड है, तो इस कॉलम में ऐड नहीं करेंगे, उसको अलग से ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये एक सेपरेट उसने फंड मेंटेन किया हुआ है। ये कोई ये नहीं कि कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, ये एक सेपरेट मेंटेन किया हुआ है जो कि
इसमें पैसे आते जाते रहते हैं, इसमें इससे खर्च भी होते हैं, फंड रेज भी होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं वापस। ये उसने टोटल फंड एज ऑन 1 जुलाई 2003 हमें बता दिया, और नीचे उसने उसके बारे में बता दिया कि इस फंड के अंदर एंडोमेंट फंड कितना है, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, इंटरनल रिस्ट्रिक्शन और जनरल फंड कितना। उसके बाद लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, ये हमारा नॉन करंट एसेट है। इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट है। शॉर्ट टर्म बैंक लोन करंट एसेट। प्रीपेड एंड एक्रूड एक्सपेंस, प्रीपेड हमारा एसेट हो गया और एक्रूड हमारी लायबिलिटी होगी। कैश एंड बैंक एसेट हो गया हमारा। फी फॉर सर्विसेज, हमने अपनी सर्विसेज के बदले फीस ली, इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि ये किसी फंड से रिलेटेड है, तो ये हमारी इनकम है, ये हमारी इनकम है। फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट 15, हम पहले सोचेंगे कि ये जो फंड रेजिंग है, क्या हमारे पास इस फंड का कोई कॉलम भी है। अगर इस फंड का कोई कॉलम होता तो उस फंड के अकाउंट में चला जाता। फंड कॉलम में ना 4 टाइप के फंड हैं आपके पास, इंटरनल रिस्ट्रिक्शन, एक्सटर्नल 2 हैं, एक एंडोमेंट फंड है और एक जिम एंड ट्रेनिंग सेंटर है, बाकी जर्नल है। और जो जर्नल में चीजें आएंगी वो इनकम में चली जाएंगी, जो जर्नल में चीजें आएंगी वो इनकम में चली जाएंगी। ठीक हो गया। फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट 15 से इनकम है हमारी। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो इसके जो कि कल सवाल पड़ा था कुछ लोगों के साथ, कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उसने कंट्रीब्यूशन के बारे में भी ये पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस किया, ये आप पढ़ लें। वो कहता है कंट्रीब्यूशन फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट, और आपके ऊपर ये साथ जो ऊपर ये अमाउंट, ये यंग टैलेंट लिखा हुआ, यंग टैलेंट हमारा एंडोमेंट फंड है, तो ये 15 से एंडोमेंट फंड में चला जाएगा। फिर कंट्रीब्यूशन फॉर जिम एंड ट्रेनिंग सेंटर 2 मिलियन, ये चला जाएगा जिम एंड ट्रेनिंग सेंटर में। कंट्रीब्यूशन टू एक्वायर फ्री होल्ड लैंड, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, बट द लैंड हैज नॉट येट बीन एक्वायर्ड, अभी तक हमने लैंड नहीं खरीदी, लैंड के लिए हमें फंड मिल गया लेकिन हमने लैंड अभी तक खरीदी नहीं। तो कोई फंड हमें मिल जाए और हम अभी तक यूटिलाइज ना करें, हम उसको लायबिलिटी में लिखेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, मेरे भाई आपके पास जो फंड का एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन का ऊपर जो कॉलम है वो जिम एंड ट्रेनिंग सेंटर का है। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफाइड फंड गिवन हो वो आपने लायबिलिटी में जाकर लिखना। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू रीपे लोन दैट वाज टेकन टू द फंड करंट ईयर एक्सपेंसेस, कहता है कि ये एक कंट्रीब्यूशन हमें मिला है कि कोई हमने लोन लिया था उसको रीपेमेंट करने के लिए, ये हमारा जर्नल फंड है, और जर्नल फंड के पैसे हम इनकम में लिख देते हैं क्योंकि डायरेक्ट उसका सरप्लस या डेफिसिट फाइंड करके जर्नल फंड में ऐड कर देते हैं। फिर कंट्रीब्यूशन अनरिस्ट्रिक्टेड, कहता है कंट्रीब्यूशन 57 का अनरिस्ट्रिक्टेड है। हाँ, कहता है उसमें से 3 मिलियन यानी हमने इंटरनल रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि imposed restriction that ₹3 million will be allocated for acquiring franchise in a popular league। तो याद रखें इसके 2 परसेंटेशन के तरीके बताए थे, एक या तो आप डायरेक्ट इसको इंटरनल रिस्ट्रिक्शन कॉलम में लिख दें या फिर पहले इनकम में लिख दें, फिर बाद में वहां से माइनस करके हम इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड फंड में लिख दें। गॉट इट? चलें जनाब, आते हैं वापस गवर्नमेंट फंड, नीचे उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई हुई है, वहां पर देखेंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में बताया हुआ है, सैलरी, रेंट, यूटिलिटीज एंड अदर एक्सपेंस सबके बारे में एंड पे बताया हुआ है। आ जाओ जरा एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। द गवर्नमेंट फंड रेजिंग रिसीव्ड अ सपोर्ट जर्नल ऑपरेशन,
जिस फंड के लिए पैसे आए, जनरल ऑपरेशन मतलब जनरल फंड, फॉर 5 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2004। 1 जनवरी 2004 का मतलब आज से 6 महीने पहले। Investment income 6 million is externally restricted to be added to principal amount of resources of young talent। कहता है जो आपको इन्वेस्टमेंट इनकम आई है ना, उसमें से 6 मिलियन वापस एंडोमेंट फंड में ऐड करें, री इन्वेस्ट कर दें। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन अदर इनकम, दूसरी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो जनरल फंड की इनकम में ले जाए। लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर 20 मिलियन की लैंड है और 8 मिलियन कलेक्शंस हैं। आपने कलेक्शंस नॉन करंट एसेट में अलग से लिखनी होती हैं, सेपरेट उसको प्रेजेंट करना होता। कलेक्शन आपने एंड से लिखनी, एंड पे यानी सेपरेट लिखनी होती हैं। अगर करंट एसेट में मौजूद होगा तो करंट एसेट में लिख देना, नॉन करंट एसेट में मौजूद हो तो नॉन करंट एसेट में लिख देना। लॉन्ग टर्म एसेट्स को 20% रिड्यूसिंग बैलेंस से डेप्रिशिएट करना है। As a part of agreement with contribution of supporting the young talent, PSC is required to allocate 5 million from unrestricted fund to restricted fund annually। कहता हर साल 5 मिलियन का हमने यंग टैलेंट वाले फंड के अंदर जनरल फंड ट्रांसफर करना। सैलरी की एलोकेशन उसने बता दी कि जनाब 370 सैलरी है जनरल ऑपरेशन के लिए, 33 जिम के लिए, रेंट एंड यूटिलिटीज 325 जनरल और 29 जिम के लिए, अदर एक्सपेंसेस 40 और 6। रिक्वायरमेंट है जनाब प्रिपेयर द फॉलोइंग अंडर डेफरल मेथड, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, पहले स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। याद रखें एसओएफई बनाने के लिए नेट एसेट्स का चेंजिंग बनाना बड़ा जरूरी होता। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब, हमारे पास प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ income and expenditures for the year ended 31st December 2014। इनकम लिख लेते हैं। डेफरल मेथड हो तो याद रखें इनकम का एक ही कॉलम बनता है जनरल फंड का, बस बाकी फंड की वर्किंग नेट एसेट्स के अंदर होगी, और अगर रिस्ट्रिक्टेड फंड होगा तो सारी वर्किंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही हो जाती है, बस यही फर्क है। अरे ये 30 जून नहीं है, 30 जून है, माजरत 30 जून है। इनकम, सबसे पहले हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पढ़ ली। यहां पर आते हैं जरा, एक तो हमारे पास फी फॉर सर्विसेज है 340, फी फॉर सर्विसेज उसके बाद फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट, फंड फ्रॉम टूर्नामेंट 15। उसके बाद कंट्रीब्यूशन, इस कंट्रीब्यूशन में यहां पर अगर आप नीचे देखें आगे 15 यंग टैलेंट के लिए है, 2 जिम के लिए है, 12 लैंड खरीदने के लिए है, बाकी जो है वो जर्नल है, बाकी जो है वो जर्नल है
तो हम 94 में से 15 भी माइनस कर देंगे, 2 भी माइनस कर देंगे और 12 भी माइनस कर देंगे, या 8 और 57 प्लस कर दो, आपकी अपनी मर्जी है। तो आपके पास जो कंट्रीब्यूशन है 94 में से 15, 2 और 12 माइनस कर दे, 15, 2 और 12, बाकी कितना बच जाएगा? 65। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन के बाद गवर्नमेंट फंड। गवर्नमेंट फंड की एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने क्या पढ़ी थी कि 5 सालों के लिए आपको फंड मिला। गवर्नमेंट फंड आपको 5 सालों के लिए मिला है, तो जितना टाइम इस साल में कवर होगा इनकम हमारी होगी, अगले 12 महीने करंट लायबिलिटी, बाकी सारे पैसे नॉन करंट लायबिलिटी। तो गवर्नमेंट फंड, हाँ जी, मिला कितना? 150 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12। 150 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12, कितनी अमाउंट आ गई? 15। ओके होगी बात? हाँ जी। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में उसने खुद कहा कि 144 में से 6 री इन्वेस्ट करनी है। साथ साथ पढ़ रहे थे ना, 144 में से 6 री इन्वेस्ट कर देनी है, तो बाकी फिर इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है टोटल? 144 माइनस 6, 138। उसके बाद हमारे एक्सपेंस गिवन है, सर लेक्चर कंट्रीब्यूशन है। गया। सर ये जो कंट्रीब्यूशन है इसमें 3 मिलियन इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, ये जो 57 है। हाँ जी जनाब, टोटल करो इसका। 573। 573। हाँ जी, यहाँ तक ओके है? कोई बात अगर आपको ना समझ लगी हो तो पूछें। सर ये जो 57 कंट्रीब्यूशन की एडिशनल इंफॉर्मेशन दोबारा बताइएगा प्लीज। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लो जरा। ये देखें यहाँ पर ये कंट्रीब्यूशन की एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई हुई है कि 94 जो आपको टोटल मिला है उसमें से 15 यंग टैलेंट के लिए था, सपोर्टिंग द यंग टैलेंट, वो हमारा एंडोमेंट फंड है, ये उधर जाएगा। कि 2 उसमें से जिम और ट्रेनिंग सेंटर का था, ये जिम और ट्रेनिंग सेंटर के कॉलम में चला जाएगा। 12 हमें लैंड के लिए मिला है और अभी तक हमने लैंड खरीदी भी नहीं है,
तो ये करंट नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। अगर अगले साल खरीदनी है तो करंट लायबिलिटी, और अगर अभी लेट है तो नॉन करंट लायबिलिटी। फिर बाकी का जो है वो है जनरल पर्पस, क्योंकि कंट्री को एक लोन को रीपे करने के लिए, मतलब हमने करंट ऑपरेशन के लिए लोन लिया था उसको रीपे करने के लिए, तो ये भी हमारा जनरल पर्पस हो गया। और नीचे अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है वो भी जनरल पर्पस हो गया। जो जनरल पर्पस की फंड थी वो इनकम में लिखनी है, बाकी सारे फंड हमने अपने कॉलम में जाकर लिखेंगे नेट एसेट्स के अंदर। कल यही तो सीखा था कि डेफरल मेथड के अंदर जनरल फंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाता है, बाकी फंड नेट एसेट्स में चले जाते हैं। और रिस्ट्रिक्टेड मेथड, फंड रिस्ट्रिक्टेड मेथड के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ही सारे फंड के कॉलम बन जाते हैं, वो भी अभी हमने करना है। हाँ जी, तो आ जाए जरा एक्सपेंडिचर पे। पर ये जो एंड वाली कंट्रीब्यूशन है इसमें 57 में 3 मिलियन उसके ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। हाँ वो है मेरे भाई, इंटरनल रिस्ट्रिक्शन है वो। इंटरनल रिस्ट्रिक्शन हमेशा जर्नल फंड से लगाई जाती है, और वो जर्नल फंड में जब हम नेट एसेट्स की चेंजिंग बनाएंगे ना, वहां से निकाल देंगे। अभी ऐड कर देते हैं, जब हम नेट एसेट्स की चेंजिंग की स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां से जो 3 मिलियन है वो यहाँ से जनरल फंड से निकाल के इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड फंड में ऐड कर देंगे। हाँ जी जनाब, एक्सपेंडिचर पे आ जाए। एक्सपेंडिचर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है, एक्सपेंडिचर्स हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है। और याद रखें ये एक्सपेंडिचर लिखने हैं आपने जनरल पर्पस वाले, सैलरी, रेंट और यूटिलिटी। और डेप्रिसिएशन जो है उसने सारा कहा है कि जनरल पर्पस में लिखनी है। जो डेप्रिसिएशन है वो सारी जनरल पर्पस के लिए है। बाकी जिम और ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हमने ये जो एक्सपेंस हैं ये अपने अपने फंड के कॉलम में जाएंगे। ये सारे जिम और ट्रेनिंग सेंटर के हैं। तो जनाब लिख लेते हैं, सैलरी है, रेंट एंड यूटिलिटीज है, और अदर एक्सपेंस है, और डेप्रिसिएशन। 370, 325 और 40। 370, 325 और 40। डेप्रिसिएशन 20% है जनाब। वापस चलते हैं, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स है। इस 428 के अंदर ट्वेंटी लैंड है जो कि डेप्रिशिएट नहीं होती। 20 की लैंड है जो कि डेप्रिशिएट नहीं होती, माइनस 8 कलेक्शन है, उसको हम सेपरेट लिखते होते हैं, वो भी हमारा एसेट नहीं है। वैसे लॉन्ग टर्म कलेक्शन है, हमारे पास जो पैसा इकट्ठा हुआ पड़ा है, लेकिन ये डेप्रिशिएट नहीं हो। तो बाकी का 20% ले लें, फिर कितना आ रहा है? 428 में से 28 माइनस किया, बाकी 400 का 20% 80। जी जनाब, इसको चाहे ए कह दो, इसको बी कह दो, इसका एक्सपेंस का टोटल करें, कोई कर रहा है तो 336 720 720 790 850। तो हमारे पास 815 बी आ गया। तो इनकम हमारी 573 है, एक्सपेंस हमारे 815 है। तो सरप्लस है डेफिसिट है? डेफिसिट 244 242 242। डेफिसिट हमारे पास आ गया 242। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो गया।
डेफिसिट। अब काम बड़ा आसान रह गया, सिर्फ जो चीजें हमने छोड़ दी हैं वो चीजें नेट एसेट्स में जाकर लिख देंगे। जो चीजें हमने छोड़ दी हैं वो जाकर नेट एसेट्स में लिख देंगे। तो आ जाए जनाब, कर लेते हैं पीएससी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। ये इस अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट भी है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स for the year ended अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है जिसको हम जनरल फंड कहते हैं। फिर उसके बाद इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड है। इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड फंड का नाम भी उसने बताया हुआ है, वो नाम चाहे लिख दो। इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड फंड का नाम है पॉपुलर लीग या फ्रेंचाइज की एक्विजिशन। उसके बाद एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड फंड है। उसके बाद एंडोमेंट फंड है और टोटल है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंसेस, बैलेंस एट 1713। उसने सेग्रीगेशन बताई हुई है, यहां पे देखें ओपनिंग बैलेंसेस की सेग्रीगेशन बताई हुई है। हाँ जी, तो 1547 अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, ये एंड पे बताया। इंटरनली इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन 3 मिलियन। $115 जिम का पैसा और 50 एंडोमेंट फंड। टोटल हो गया 1715। ये हमने अभी ब्रॉड ऑन लिखे। सिर्फ अगर आपको फॉर्मेट भी याद होगा तो ये सवाल गलत नहीं होता। उसके बाद डेफिसिट की बात आ गई, वो हमने कितना फाइंड किया? डेफिसिट 242। बाकी किसी फंड में अमाउंट नहीं आएगी क्योंकि वो अलग से सेपरेट ट्रीट होंगे। फिर एंडोमेंट का कंट्रीब्यूशन जो था वो एंडोमेंट फंड में जाकर लिख लें। एंडोमेंट का कंट्रीब्यूशन एंडोमेंट फंड में जाकर लिख दें, ये लिखा हुआ 15।
फिर एक्सटर्नल वो जो जिम के पैसे मिले थे कंट्रीब्यूशन, वो एक्सटर्नल में लिख दें 2 मिलियन। वो जो इन्वेस्टमेंट इनकम री इन्वेस्ट की थी, बाकी तो हमने जनरल फंड में लिख दिया है ना, जो री इन्वेस्ट की थी 6 मिलियन वो एंडोमेंट फंड में आ जाएगा। यूज या यूटिलाइज्ड, यूज्ड या यूटिलाइज्ड, अगर आप गौर फरमाएं तो ये एक्सपेंसेस यहां पे देखें, ये जो एक्सपेंसेस हैं ये जिम पर्पस के लिए इस्तेमाल हुए हैं, तो ये सारे के सारे जिम और ट्रेनिंग सेंटर के कॉलम में आएंगे। जो फंड इस्तेमाल होगा वो अपने कॉलम में आ जाएगा। बाकी फंड का यूटिलाइजेशन नहीं बताई तो 68 है, 68। उसके बाद इंटरनल रिस्ट्रिक्शन वाला फंड, क्योंकि वहां पर हमने टोटल 57 पूरा लिख दिया था और वो इसके अंदर रूट होके आया हुआ है अनरिस्ट्रिक्टेड के अंदर, तो यहां से 3 माइनस कर दो, यहां 3 ऐड कर दो, मतलब जनरल फंड से 3 को निकाल के इंटरनली इंपोज रिस्ट्रिक्शन में हम ऐड कर देंगे। फिर ट्रांसफर है, आखिरी लाइन सवाल की लिखी हुई है कि 5 मिलियन जनरल फंड से निकाल के एंडोमेंट फंड में ऐड कर दिया। तो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स कंप्लीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स कंप्लीट। और सवाल में अगर सेपरेट सवाल आएगा बातें तो यही होंगी ना, बातें कोई नई बात नहीं होगी, बातें यही होंगी, बस इसको ख्याल से देखना है। क्लोजिंग बैलेंसेस हमारे पास आ गए। हाँ जी, जरा 1547 माइनस 242 माइनस 3 माइनस 8 कोई साथ कैलकुलेशन कर रहा है तो 1297, 3 में 3 प्लस किया तो 6, 115 में 2 ऐड कर दिया, 68 माइनस कर दिया तो ओवरऑल 66 माइनस किया तो 49। एंडोमेंट फंड में 50 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 5 76 टोटल, चाहे रो वाइज कर लें चाहे कॉलम वाइज कर लें। और ये हमारा जो ये बैलेंस है ये एक्चुअल में अक्यूमुलेटेड फंड है हमारे एसओएफपी के लिए, ठीक होगी बात। एसओएफपी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें बताई हुई हैं, सिर्फ हमने लिखनी है। जल्दी से इसी सवाल का एसओएफपी बनाते हैं, ठीक है जनाब। आओ जरा एसओएफपी बनाते हैं। जी जनाब, कुछ 5 मिनट इस सवाल के लिए और रिक्वायर्ड है हमारे पीएससी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एज एट 30th जून 2014। सबसे पहले वही हम अपने नॉन करंट एसेट्स लिखेंगे जो उसने लॉन्ग टर्म एसेट्स के नाम से बताए हुए। इसका वही पुराना तरीका। सबसे पहले हम लिखेंगे
फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स? $428 के थे जिसमें 8 कलेक्शन है और 80 की डेप्रिसिएशन है। ये उसने बताया है, इसके अंदर कलेक्शन है और ये हमने उसकी डेप्रिसिएशन फाइंड की थी। तो 428 में से 8 माइनस किया और फिर 80 भी माइनस किया, 340। फिर कलेक्शन को साथ ही लिख दें ताकि भूल ना जाए लिखना। 8 एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी थी, ये इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है और ना ही ये एंडोमेंट की है, ये और इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम सवाल के अंदर पढ़ते होते हैं। ये अमाउंट 1204। हाँ जी, इसके अलावा कोई नॉन करंट एसेट्स अवेलेबल नहीं। हाँ जी, 340 प्लस 8, 348 प्लस 1204, 155। एक लाइन छोड़ के हर हेडिंग की ना एक लाइन छोड़ दिया करो ताकि पता चल जाए कि वो हेडिंग कंप्लीट है। करंट एसेट्स, करंट एसेट तो एक हमारे पास प्रीपेड पड़ा है और एक कैश एट बैंक पड़ा है। इसके अलावा करंट एसेट्स हमने नहीं देखे। तो करंट एसेट्स में एक तो प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएंगे, और एक कैश एट बैंक है। वो है मेरे भाई 43। ये कितना आ गया? 751। टोटल एसेट्स 1552 प्लस 51, 1603। ये सारी अमाउंट इन मिलियन में। हाँ जी जनाब, ओके है बात ये। उसके बाद हम आते हैं इक्विटी वाला पोर्शन जो हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटी में होता था। अब हम उसको लिखेंगे अक्यूमुलेटेड फंड्स या नेट एसेट्स, एक ही बात है। या उसको आप लिख दो अक्यूमुलेटेड फंड या लिख दो नेट एसेट्स, एक ही बात है। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स तो उसके अंदर फंड की तो बात कर रहे होते हैं। तो जनाब ये चीज बहुत आसान है। अगर आप नेट एसेट्स बना रहे हो ना तो ये जो नेट एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस है हर फंड का यही बैलेंस लिख दो डायरेक्ट। ओपनिंग प्लस सरप्लस डेफिसिट करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर ये नेट एसेट्स बना लिया तो डायरेक्ट लिख दो नेट एसेट्स। बेहतर है अगर सवाल के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है तो वर्किंग में बना लें, ऐसे बेसिक्स ऐसे सिंपल सारी चीजें ना लिखें, जस्ट प्लस माइनस लिख दें। ठीक है, तो जिस जिस फंड की वैल्यू गिवन है यहां पर लिख दें। जनरल फंड, इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड फंड, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड फंड और एंडोमेंट फंड। हाँ जी जनाब, अपने अपने नेट एसेट्स में जाएं और वहां पर देखें कितनी कितनी अमाउंट लिखी हुई है। 1297, 649 और 76। मतलब 1297, उसके बाद इंटरनल का 6 था, 49 और 76। या आप टोटल भी लिख सकते हैं 121428। आप उसका डायरेक्ट टोटल भी लिख सकते हैं एक्यूमुलेटेड फंड के नाम से। नॉन करंट लायबिलिटी
बाकी तो वही तरीकाकार है, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में आपको याद होगा गवर्नमेंट ग्रांट 5 साल के लिए मिली थी, गवर्नमेंट फंड, जिसका मैंने कहा था एक तो चला गया था उसमें 150 टोटल थी ना, 15 जिसमें चली जाएगी थी इनकम में, और 1 साल की करंट लायबिलिटी में ये इनकम में चली गई थी, ये करंट लायबिलिटी में, बाकी की अमाउंट नॉन करंट लायबिलिटी, बाकी की अमाउंट नॉन करंट लायबिलिटी। फिर करंट लायबिलिटी लिख लेते हैं। एक तो ये गवर्नमेंट फंड लिख लो 30, फिर वो लैंड का जो कंट्रीब्यूशन था, लैंड के लिए जो कंट्रीब्यूशन सेपरेट किया था ये अमाउंट 12, लैंड का जो आपको फंड मिला हुआ। फिर एक एक्रूड एक्सपेंस सवाल के अंदर गिवन है, एक्रूड एक्सपेंस 11 और शॉर्ट टर्म लोन। जी जनाब, बताएं जरा 30 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 17 कितनी अमाउंट आ गई? 70, 2 3 हाँ 70। टोटल फंड एंड लायबिलिटीज 1603। हाँ जी जनाब, हमने फंड अकाउंटिंग के अंदर डेफरल मेथड कंप्लीट किया। इसमें कोई साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई फंड का अलग से बताया हुआ है, उस फंड में प्लस माइनस हमने अलग करना है, आपको पता है क्योंकि वो कैपिटल नेचर का है, उसको सेपरेट रिकॉर्ड रखना है, बाकी सेम है। और अभी आपको 10 मिनट की ब्रेक है, आप 10 मिनट के अंदर अपने आप को रिफ्रेश भी करें और इस क्वेश्चन को अब्सॉर्ब भी करें, ठीक है। आफ्टर 10 मिनट हम इंशाल्लाह इसी का सवाल का, यही सवाल सेम सवाल हमने करना है फंड रिस्ट्रिक्टेड मेथड से। वो अगला सवाल इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने सवाल अब पढ़ना नहीं है, तो सिर्फ आपके 20 या 25 मिनट और चाहिए होंगे, लेकिन उससे पहले 10 मिनट के लिए रिफ्रेश। ओके जी।
हाँ जी जनाब, सलाम वालेकुम। आ जाए वापस। हमने अभी डेफरल मेथड के तहत एनपीओ का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डिस्कस किया। अब वही क्वेश्चन हम फंड रेस्ट्रिक्टेड मेथड से करने लगे। यानी क्वेश्चन सेम है तो जाहिर सी बात है उसके आंसर्स भी सेम आएंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी। फंड रेस्ट्रिक्टेड मेथड से करते हैं अभी। फंड रेस्ट्रिक्टेड मेथड सेम काम है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर की प्रेजेंटेशन चेंज है। एक तो डेफरल मेथड वाला कॉलम बनना ही बनना है। जैसे कि अगर हम प्रॉपर फॉर्मेट से करते हैं, टीएससी स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर for the year ended 30th June 2014। जहां पर हम सिर्फ एक कॉलम बनाते थे, वहां पर अब एक अनरिस्ट्रिक्टेड या जर्नल का कॉलम बनेगा इनकम का। अनरिस्ट्रिक्टेड या जर्नल, रिस्ट्रिक्टेड, एंडोमेंट और टोटल। ये जो इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड का कॉलम है, ये बिल्कुल वही वाला है जो हमारा डेफरल मेथड का इनकम एंड एक्सपेंडिचर था। एज इट इज वही कॉलम है, इसमें सिर्फ दो कॉलम ऐड हो गए और कुछ भी नहीं है। यानी ये जो कॉलम है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का और जो डेफरल मेथड में है, ये बिल्कुल वही है। मतलब अगर हम इनकम की बात करें तो फी फॉर सर्विस था, सवाल हमारा वही है, फी फॉर सर्विस 340, फी फॉर सर्विस 340। फिर था फंड रेजिंग फॉर टूर्नामेंट, फंड रेजिंग फॉर टूर्नामेंट कितना था 15। कंट्रीब्यूशन, यहां पर गौर फरमाना, आपको याद होगा कंट्रीब्यूशन हमने लास्ट 65 लिखा था जनरल में और बाकी के जाकर नेट एसेट्स के अंदर लिखे थे। अब नहीं, अब उनके अपने कॉलम है। रिस्ट्रिक्टेड फंड का रिस्ट्रिक्टेड में लिख देंगे, एंडोमेंट फंड का एंडोमेंट में लिख देंगे और टोटल लिख देंगे। इसमें आप कहोगे सर वो तो 94 है, 94 में जो लैंड का 12 है वो लायबिलिटी में जाएगा। कंट्रीब्यूशन के अंदर जो लैंड के लिए हमें पैसे मिले थे वो लायबिलिटी में जाएगा। बाकी जिस कॉलम का कंट्रीब्यूशन उसने स्पेसिफाई किया है वो अपने अपने कॉलम में आ जाएगा। सवाल आपको याद होगा। फिर गवर्नमेंट फंड था 150 का, हमने उसको 5 पे डिवाइड किया था और 6/12 से मल्टीप्लाई करके 15 यहाँ पे
बाकी करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। ओके होगी बात। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम थी, $144 में से 6 एंडोमेंट फंड में और बाकी 138 जर्नल फंड में। मतलब जर्नल फंड का तो सेम कॉलम है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने बनाया था। क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास सारे फंड्स की इनकम आ गई। इनकम का टोटल आ गया। ये तो वही बनेगा 573 जो पिछली दफा बना था हमारा। पिछले सवाल का अगर देखें तो बिल्कुल वही है। ये 2 आ गया, 15 6 21 और टोटल क्या आ गया 573 575 596। डन। अब आ जाते हैं एक्सपेंडिचर्स में। बिल्कुल वैसे ही सैलरी, यहां पर उसने नीचे उसने सेग्रीगेशन बताई हुई है। ये 370 33 370 और 33। एंडोमेंट फंड का कुछ नहीं बताया और टोटल। फिर आ जाता है रेंट एंड यूटिलिटीज, $325 and 29 325 and 29 टोटल आ गया 354। फिर उसके बाद है मेरे भाई अदर एक्सपेंस। $40 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन उसने खुद ही कहा था सारा जर्नल पर्पस के लिए। डेप्रिसिएशन सारा जर्नल पर्पस के लिए। लो जनाब हमारे एक्सपेंस भी हो गया पूरे। एक्सपेंस का टोटल आ गया, ये तो वही आएगा 370 325 815 33 29 और 6 68। इसका कोई एक्सपेंस नहीं है और टोटल आ गया 815 प्लस 68 883। यहाँ पर एक स्पेस यहाँ पर लाजमी छोड़नी है ताकि कहीं इनकम लाइन नहीं लगानी, स्पेस छोड़नी है। हाँ जी जनाब, या हमारे पास सरप्लस आएगा या हमारे पास डेफिसिट आएगा। ये तो हमें पता है, पिछले ही याद है 242 हमारा डेफिसिट आया था। इसमें 2 68 माइनस किया 66 का डेफिसिट आ गया। एंडोमेंट फंड में कोई एक्सपेंडिचर है ही नहीं, 21 सरप्लस आ गया। नेट किया 287 आ गया। लो जनाब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो गया। कुछ भी नहीं किया, एक तो वही जनरल फंड वाला कॉलम बना लिया, बाकी जो नेट एसेट्स में काम करते थे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कर दिया। और अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ दो चीजें रह गई, एक वो जो इंटरनली ट्रांसफर किया था और एक जो एंडोमेंट फंड में ट्रांसफर किया था। बाकी तो ये टोटली वहां पर चले जाएंगे। तो क्योंकि बात मेन है फॉर्मेट, फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। तो जनाब आ जाओ जरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ changes in net assets PSE for the year ended
30 जून 2014। वही हमारे पास एक कॉलम बनेगा जनरल फंड, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड फंड, एंडोमेंट फंड, टोटल। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। सेम क्वेश्चन है तो ओपनिंग बैलेंस भी सेम होंगे। यहां पर हमें गिवन थे 1547 है, 1547 है, 3 इसका है, 115, 50 और टोटल। अब इसके अंदर हमने करना मेरे भाई सिंपल है, बिल्कुल सिंपल काम। सरप्लस है तो प्लस कर दो, डेफिसिट है तो माइनस कर दो। सरप्लस है तो प्लस कर दो, डेफिसिट है तो माइनस कर दो। सर जी लाइट चली गई थी, रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा जरूर। जी जी जरूर। 242 जनरल फंड से माइनस कर देंगे। इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड फंड का तो कॉलम ही नहीं था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। एक्सटर्नल का 66 हमारा आ रहा है डेफिसिट और 21 आ रहा है उसका सरप्लस। टोटल आया था 287। तो जनाब ये खत्म हो गया। अगर देखते हैं जरा, इंटरनल रेस्ट्रिक्शन आ गया, यहां से 3 माइनस, यहां पर 3 ऐड, ट्रांसफर यहां से 5 माइनस, यहां पे 5 ऐड, और ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स कंप्लीट। मतलब जो काम हमने पिछले फॉर्मेट के अंदर नेट एसेट्स में किया था वही काम हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होकर नेट फिगर हमारे पास आ गई। खत्म हो गया काम जनाब। आपने क्लोजिंग बैलेंस अपना लिख लें। 30 जून 14 का। हाँ जी, जनरल फंड का वही, अब कोई चेंज नहीं है, आगे सब कुछ सेम है। आगे सबके आंसर वही आएंगे जो आपके पिछले सवाल में आए, और इसका एसओएफपी 100% सेम है। एसओएफपी में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्रेजेंटेशन में नेट एसेट्स में चेंज है या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की प्रेजेंटेशन में चेंज है। इसका एसओएफपी 100% सेम है। ओके की बात। सर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक बार दिखा दीजिएगा। चलें जनाब, मैं इसकी ना आपको रिकॉर्डिंग अभी सेंड कर देता हूँ, ठीक है सर। वो स्क्रीन प्रेस की, और रात वाली भी रिकॉर्डिंग मैं अभी सेंड कर देता हूँ। परेशान ना हो, मैं अभी कोशिश करता हूँ कि अभी सेंड कर दूं, ठीक है सर जी। ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की क्लास होगी, तो बाकी जो सवाल जवाब होंगे वो इंशाल्लाह, ठीक है जी। ओके, अल्लाह जी।